हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन मेरा ये जो वीडियो है वो आज अपलोड नहीं हो पाएगा, तो वो मेरा कल या परसों में अपलोड हो पाएगा। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम हमारे मोटिवेशनल कोट को देखेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। हम दूसरों को दोष देते रहते हैं कि उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मतलब हम हजारों बहाने बना लेते हैं। तो जब अपने सपनों को साकार करना हो तो इन सब बहानों को छोड़कर हमें उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हमारा टॉपिक चल रहा था इकोलॉजी, और इकोलॉजी में हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के बारे में, पारितंत्र के बारे में। और पारितंत्र में हमारा जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था प्रोडक्टिविटी, हमने देखा था उत्पादकता, और उसमें हमने उत्पादकता में क्या क्या पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सकल प्राथमिक उत्पादन, यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितना भी मटेरियल का निर्माण किया जाएगा, जितना भी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाएगा, वो सारा का सारा क्या होगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। उसमें से पौधे क्या करेंगे, अपने लिए यूज कर लेंगे कुछ भाग का, तो बचा हुआ जो भाग है उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राथमिक उत्पादन। फिर हमने तीसरा देखा था द्वितीयक उत्पादकता। तो क्योंकि प्रोड्यूसर या पादप के बाद कौन आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, कंज्यूमर आते हैं। तो जब पौधों से भोजन कौन प्राप्त कर लेंगे, कंज्यूमर प्राप्त कर लेंगे, उपभोक्ता प्राप्त कर लेंगे। तो वहां पर उपभोक्ताओं के अंदर जो वापस से ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ के निर्माण होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, द्वितीयक उत्पादकता बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पारितंत्र के 4 कार्य होते हैं। उसमें पहला मैंने बताया था प्रोडक्टिविटी, दूसरा मैंने बताया था अपघटन, और तीसरा मैंने बताया था पोषण चक्र, और फिर फोर्थ मैंने बताया था ऊर्जा का प्रवाह है। तो प्रोडक्टिविटी वाला जो क्लास है वो हो चुकी है, तो आपको समझ में आ गई होगी। और उसका जो सेकंड वाला मैंने आपको बताया था अपघटन या डीकंपोजिशन, उसी को आज हम देखेंगे। तो हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपघटन से, डीकंपोजिशन से। तो वैसे तो मैंने आपको जब बायोटिक फैक्टर पढ़ाए थे, जैविक घटक पढ़ाए थे, तब मैंने इसके बारे में बात की थी आप लोगों से कि अपघटन या अपघटक क्या होते हैं, क्योंकि अपघटक या डीकंपोजर्स जो होते हैं वो भी बायोटिक फैक्टर्स का एक क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो ये जो डीकंपोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, ये क्या करते हैं कि मृत कार्बनिक पदार्थ, यानी कि पेड़ पौधे और जंतु की जब मृत्यु हो जाती है, जब डेड हो जाते हैं, वो फाइनली वो कहाँ आ जाते हैं, मृदा में आ जाते हैं। तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करके जो अपघटित करने की प्रक्रिया होती है वो किनके द्वारा होती है, अपघटकों के द्वारा होती है, डीकंपोजर्स के द्वारा होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं, डीकंपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं परिभाषा लिखना चाहूं तो लिख सकते हो, मृदा में उपस्थित मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटकों यानी डीकंपोजर्स पदार्थों का अपघटकों द्वारा छोटे छोटे
टुकड़ों में विभाजित करना क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। तो परिभाषा जो है वो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके ये टॉपिक है उनके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको भी पता होना चाहिए अपघटन क्या होता है। तो अपघटन आपको समझ में आ गया होगा। और अपघटक में भी मैंने आपको बताया था कि मेनली जो अपघटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अपघटक जो होते हैं ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और उसमें मैंने आपको दो बताए थे, एक तो बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे कवक होते हैं। इसमें वायरस नहीं आता है और रीजन भी मैंने आपको बताया था क्योंकि वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। ये जो होता है ये निर्जीव वातावरण के अंदर इनएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम अपघटकों में शामिल नहीं करते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर अपघटन के प्रोसेस देखेंगे कि अपघटन जो होता है वो कौन कौन सी प्रक्रियाओं में होता है, कौन कौन से उसके स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में क्या क्या चीजें संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपरद या फिर डेट्राइट्स की। तो अपरद क्या होता है? अपरद यही होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा, मृत कार्बनिक पदार्थ। यानी कि जैसे प्लांट है कोई भी, जैसे प्लांट की जो लीव्स जो होती है, पत्तियां जो होती है वो क्या होती है? एक समय बाद गिर जाती है। या फिर उसके जो फल फूल होते हैं वो भी एक समय बाद क्या होते हैं? गिर जाते हैं और फाइनली वो कहाँ आ जाते हैं? मृदा में आ जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है, वो मरने के बाद अंतिम रूप से कहां पर आएगा? मृदा में आएगा। तो ये सारे के सारे जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? अपरद बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं मृदा में उपस्थित मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे पौधों की पत्तियां, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो भी फाइनली अगर यूज नहीं आ रहा है या फिर गिर गया है पौधे से तो वो भी कहाँ जाएगा? मृदा में आ जाएगा। इसी तरीके से जीव जंतुओं के मृत अवशेष, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अपरद का निर्माण करते हैं, डेट्राइट्स का निर्माण करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि फाइनली है जो ये सारे के सारे पदार्थ हैं वो मृदा में आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा? इनके अपघटन की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या होगी? स्टार्ट होगी और उसको आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम देने वालों के लिए या तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है कि अपघटक कौन कौन से हैं, या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि अपघटन के कौन कौन से प्रोसेस हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि उनका मतलब उनका क्रम क्या है। तो आपको क्रम वाइज उसमें स्टेप्स याद रखने हैं। तो एक बार मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला है खंडन, दूसरा है निक्षालन, तीसरा है अपचयन, चौथा है ह्यूमिफिकेशन और पांचवा है खनिजीकरण। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या होते हैं। तो खंडन सिंपल है। खंडन का मतलब टूटना, यानी कि जो बड़े बड़े भाग होंगे जैसे पत्तियां होगी पूरी की पूरी बड़ी बड़ी, या फिर किसी भी जीव का मृत बड़ा पार्ट होगा तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने को क्या बोलते हैं? खंडन बोलते हैं। दोस्तों ये जो अपघटन या फिर डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है ये बैक्टीरिया और कवक के द्वारा तो होती ही है। इसके अलावा आपको पता है केचुए, जिनको अपन क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। और केचुए की खेती करना क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। तो ये जो केचुए होते हैं ये भी क्या करते हैं? मृदा के अंदर विभिन्न तरह के पोषक पदार्थ का निर्माण करते हैं और इस तरीके से मृदा की उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो ये एनसीईआरटी के अंदर इसको मेंशन कर रखा था, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो केचुए भी क्या करते हैं? अपघटन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। अपघटकों के द्वारा
पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। फिर दूसरा प्रोसेस है हमारा निक्षालन, या इसको लीचिंग भी बोलते हैं। अब क्या होगा, जब अपघटकों ने इन पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो अब ये जो पदार्थ है जो मृदा में जल में विलयशील होंगे, ये कहाँ चले जाएंगे? भूमि के अंदर तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें, इस प्रक्रिया में जल विलेय पदार्थ मृदा के अंदर चले जाते हैं। मृदा संस्तर बोलते हैं जिसको। तो दूसरी प्रोसेस भी आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी है अपचयन, यानी कि रिडक्शन। इस रिडक्शन में क्या होता है, मैं बार बार आपके सामने कार्बनिक पदार्थ बोले जा रही हूँ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब सिंपल सा है कि जैसे साइंस वाले बच्चों को तो समझ में आ जाता है कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, लेकिन जो बाकी अदर स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कार्बनिक पदार्थ का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में वो क्या करते हैं? CO2 और H2O का उपयोग करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र भी लिखा था मैंने यहाँ पर C6H12O6। तो देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ। तो आई थिंक आपको कार्बनिक पदार्थ क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अपचयन की प्रक्रिया में आगे और ज्यादा फर्दर इसका क्या होगा? विभाजन होगा। और ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये टूटकर अकार्बनिक सरल पदार्थों में क्या हो जाएंगे? विभक्त हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में विभाजित हुए थे। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों में विभक्त नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों में विभक्त हो जाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे, इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ अपघटित होकर सरल अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मैटर्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, इत्यादि में ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो 3 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब चौथा स्टेप और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप भी बोल सकते हैं, वो होता है ह्यूमिफिकेशन, यानी कि ह्यूमस का निर्माण होना। फ्रेंड्स, ह्यूमिफिकेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमिफिकेशन, अब देखो ये तीनों की तीनों प्रोसेस तो चल ही रही है। अब ऐसा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो सारी प्रोसेस है ये मृदा के अंदर एक के बाद एक या फिर निरंतर चल रही होती है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारी प्रक्रिया जो है ये समानांतर चल रही होती है। तो जब ये प्रक्रिया ऊपर की ओर हो रही होती है तो पहले के जो पदार्थ होते हैं उनका ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण जो होता है ये मृदा के अंदर चल रहा होता है। तो अब जब ये आगे फर्दर और इसका क्या होगा? अपघटन होगा, तो एक गहरे भूरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण होगा।
गहरे भूरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमस क्या होता है। तो जब अपघटन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो एक गहरे भूरे काले रंग का जो अक्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। अब इस ये जो गहरे भूरे रंग का जो पदार्थ होता है इसमें बहुत सारे तरह के क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो ह्यूमस होता है ये पोषक तत्वों के भंडार का कार्य करता है। पोषक पदार्थों का भंडारण। और ये क्या होता है, जल विरोधी होता है, यानी कि जल प्रतिरोधी होता है। इसीलिए जो ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस होती है ये बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है। तो यहाँ पर ह्यूमिफिकेशन के अपघटन की दर क्या होती है, धीमी हो जाती है। इसके अलावा ये एक कोलोइडल पदार्थ की तरह काम करता है। जिनके साइंस से उनको समझ में आ गया होगा कि कोलोइडल क्या होता है, कोलोइडल पदार्थ क्या होता है। आपको बाकी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि ये क्या होता है, कोलोइडल होता है, क्योंकि कोलोइडल एक पूरा अलग से चैप्टर होता है, उनके बारे में पूरा अपने को डिटेल से जानना होता है, तो आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है। तो यहाँ पर जो है पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कोलोइडल पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि अपघटन की प्रक्रिया में जब गहरे भूरे काले रंग का एक अक्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण होता है वो ह्यूमस होता है, जो पोषक तत्व के भंडारण का कार्य करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और क्योंकि ये जल प्रतिरोधी होता है, जल विरोधी होता है, इसीलिए ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस या फिर उसके अपघटन की दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब जब लगातार क्या होता रहेगा, मृदा के अंदर ह्यूमिफिकेशन होता रहेगा तो खनिज तत्व जो होंगे वो सारे के सारे काम मुक्त हो जाएंगे, मृदा में मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, खनिजीकरण बोलते हैं, मिनरलाइजेशन बोलते हैं। और ये मिनरल्स जो है वो मृदा में घुल जाएंगे और पौधे उसको जल के माध्यम से क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से वापस जो है वो सारे के सारे मिनरल्स प्लांट को प्राप्त हो जाएंगे। फिर प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, फिर वापस से अपनी पत्तियों को गिराएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो निरंतर आगे से आगे चलती रहती है। तो निरंतर अपघटन से खनिज पदार्थ मिनरल्स मृदा में मुक्त हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, खनिजीकरण बोलते हैं। इस प्रकार से हमारे अपघटन के जितने भी स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है थोड़ी सी 12th क्लास में, क्योंकि ये स्पेशली मेंशन कर रखा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि अपघटन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जिसको बहुत सारे फैक्टर्स या कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि वातावरण में गर्मी कितनी है, तापमान कितना है, आर्द्रता क्या है, या फिर उस वो जो डेट्राइट्स हैं या अपरद हैं उसमें कौन से पदार्थों की मात्रा अधिक है और या फिर कम है, तो अपघटन किस कंडीशन में ज्यादा होगा, किस कंडीशन में कम होगा। तो 12th वालों के लिए स्पेशली मैं बता देती हूँ कि यदि जो अपरद है उसमें काइटिन और लिग्निन की मात्रा ज्यादा है, काइटिन और लिग्निन आपने पढ़ा होगा कि
पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें क्या होता है, काइटिन और लिग्निन होता है। तो यदि अपरद में काइटिन और लिग्निन की मात्रा ज्यादा है तो अपघटन की प्रक्रिया क्या होगी, स्लो होगी, यानी कि धीमी गति से होगी। और इसी स्थान पर यदि अपरद के अंदर शुगर जैसे पदार्थ हैं, शर्करा जैसे पदार्थ है, ग्लूकोज जैसे पदार्थ हैं, तो अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है या फिर फास्ट होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम यदि बात करें कि यदि वातावरण जो है ये थोड़ा सा टेम्परेचर उसका ज्यादा है और वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, अपघटन तेज होगा। और यदि तापमान कम है, आर्द्रता ज्यादा है या फिर वहां पर अवायवीय परिस्थितियां हैं, यदि ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर अपघटन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अपघटन किस कंडीशन में ज्यादा होता है और किस कंडीशन में कम होता है, क्योंकि वायवीय परिस्थितियां। तो दोस्तों ये जो अपघटक हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, इनको ये जो सारी प्रोसेस करेंगे उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए वायवीय परिस्थितियों के अंदर अपघटन क्या होता है, तेजी से संपन्न होता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।